ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करने के बाद अब हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं जिसमें हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे, कंडीशन को पढ़ के इक्वेशन बनाना सीखेंगे, क्योंकि आगे आपको इसमें इसी तरह के प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें सबसे पहला जॉब हमारा ये रहेगा कि सिचुएशन को पढ़िए और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। जब इक्वेशन सही सही बन जाएगा तो फिर हम उसके सॉल्यूशन भी सही सही निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली सीढ़ी और सबसे कठिन सीढ़ी क्या है? इक्वेशन बनाना। क्या चीज़ है? इक्वेशन बनाना। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे जो स्टार्टिंग में एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें वो क्लास 9th की आपको याद दिलाएंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के होंगे। तो थोड़ा सा हम उनको बना के देखते हैं। हालांकि हमारे स्कोप से या हमारे बोर्ड एग्जाम से या हमारे सिलेबस से इन एग्जाम्पल्स का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो कहानी फिर बाद में शुरू होगी एग्जाम के हिसाब से। तो पहले जस्ट फॉर रेफरेंस कि इक्वेशन कैसे बनाए जाते हैं, आइडिया कैसे लेना है, कैसे काम करना है, उसके लिए छोटे छोटे दो एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में हमसे बोला जा रहा है सलमा सेड टू रीमा। सलमा रीमा से बोलती है माई नंबर इज 2 मोर देन योर नंबर। माई नंबर इज 2 मोर देन योर नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा जितना नंबर है, तुमको जितना नंबर मिला है, मुझे उससे 2 नंबर ज़्यादा मिला है। 2 गुना नहीं, 2 मोर देन। 2 मोर देन का मतलब क्या होता है? सिर्फ 2 ज़्यादा। जैसे अगर मान लो हम आपको बोलेंगे आपको नंबर कितना मिला? 10 नंबर। आपने किसी सब्जेक्ट का टेस्ट दिया, कितने नंबर मिले आपको? 10 नंबर। तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे? 2 ज़्यादा और 2 गुना में अंतर है। जब वो 2 गुना बोलेगा ना तो वर्ड यूज़ करेगा 2 टाइम्स। क्या बोलेगा? 2 टाइम्स या ट्वाइस या डबल। शब्द समझ में आ रहे हैं? लेकिन मोर देन का मतलब क्या होता है? 2 ज़्यादा। तो अगर आपको 10 नंबर मिला है तो मुझे कितना मिलेगा उससे? 2 ज़्यादा। तो 10 से 2 ज़्यादा कितना होता है? 12। तो हमको 2 प्लस करना है इसमें। समझ में आई बात? और जब 2 गुना करना होगा तो वो 2 टाइम्स बोलेगा या डबल बोलेगा या ट्वाइस बोलेगा। तब आप फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 10 2 या 20 हो जाएगा। तब आपको अगर 10 नंबर मिलेगा तो उसका डबल मुझे कितना मिलेगा? 20 नंबर। समझ में आया सिचुएशन? तो सलमा रीमा से बोलती है माई नंबर इज़ 2 मोर देन योर नंबर। यानी तुमको जितना भी नंबर मिला है उससे मुझे कितना ज़्यादा मिला है? 2 ज़्यादा मिला है। एंड द सम ऑफ अवर नंबर इज़ 14। और हम दोनों का नंबर मिला के उसका सम कितना होता है? 14। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब बोलिए? एडिशन। दोनों का नंबर हम अपना जोड़ेंगे तो टोटल कितना आने वाला है? 14। तो आगे क्वेश्चन बोलता है कैन यू फाइंड आउट द नंबर्स। क्या आप वो दोनों नंबर बता सकते हैं? सबसे पहले सवाल कौन कर रहा है? सीमा। किससे बोल रही है? रीमा से। ऐसे ही ना, रीमा ही नाम है ना, सलमा सलमा है ना। ओके ठीक। पर्सनालिटी मैटर नहीं करते इसमें। 2 पर्सन है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बोलता है कि भैया तुमको जितना नंबर मिला है उससे हमको 2 नंबर ज़्यादा मिला है। तो इसमें देखिए, जब तक दूसरे पर्सन का नंबर पता नहीं चल जाता तब तक मैं अपना नंबर नहीं बता पाऊंगा। समझ आया? मैं बोल रहा हूं तुमको कि तुमको जितना नंबर मिला है टेस्ट में उससे मेरे को 2 नंबर ज़्यादा मिला है। तो जब तक तुम्हारा नंबर डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक मेरा नंबर डिक्लेयर हो ही नहीं सकता। एक बार तुम्हारा नंबर पता चल जाएगा तो मेरा नंबर तो वैसे ही जाना पहचाना है, 2 बढ़ा देंगे और क्या, उससे 2 ज़्यादा है। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तुम्हारा नंबर है ना, क्योंकि बात तुम्हारे बेसिस पे की जा रही है। समझ आई बात? तो रीमा का नंबर जब तक नहीं पता चलता तब तक सलमा का नंबर नहीं मालूम चलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? रीमा का नंबर कुछ मानना पड़ेगा। इसमें ये बताइए अननोन क्वांटिटी कितनी है? कितनी चीज़ें गायब हैं? एक चीज़ की 2 चीज़, यही पहचानना है। इसीलिए ये एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहा हूँ। अननोन क्वांटिटी कितनी है? कितनी? 2 अननोन क्वांटिटी है। आपको लगता है एक अननोन क्वांटिटी है इसमें सिर्फ, वो है रीमा का नंबर। नहीं समझे? देखो रीमा का नंबर गायब है। ठीक है, सलमा के लिए बिल्कुल श्योर है कि रीमा को जितना नंबर मिलेगा उससे 2 ज़्यादा कर देंगे तो सलमा का नंबर पता चल जाएगा। तो इसमें अननोन क्या चीज़ है? रीमा का नंबर। तो एक पर्सन का नंबर गायब है कि दोनों पर्सन का नंबर गायब है? दूसरे का तो हिंट मालूम है, जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ दूसरे का नंबर तो वैसे ही आ जाएगा 2 बढ़ा देने से। तो इसमें अननोन क्वांटिटी सिर्फ कितनी है? 1, रीमा का नंबर।
नहीं समझे? हमको लग रहा है कि 2 चीज़ें लापता हैं, 2 चीज़ें पता लगानी है, लेकिन दूसरे चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, जितना नंबर इसको मिलेगा उससे 2 नंबर हम बढ़ा लेंगे तो सलमा का नंबर बन जाएगा। तो ये नंबर बेसिकली किसका नंबर है? रीमा ही का नंबर तो है। आपको लगता है ये भी गायब है, ये भी गायब है, लेकिन ये चीज़ क्या चीज़ है, किसका नंबर है? ये रीमा ही का नंबर है। रीमा के नंबर में 2 जोड़ देंगे तो सलमा का नंबर बन जाएगा। आया समझ में? तो इसमें गायब कितनी चीज़ है? एक चीज़ गायब। जो चीज़ गायब रहेगी, जो चीज़ पूछा जाएगा उसको हम बोलेंगे अननोन क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? अननोन क्वांटिटी। तो इसमें कितनी अननोन क्वांटिटी है? सिर्फ एक। इसलिए कितने वेरिएबल इन्वॉल्व करने पड़ेंगे? सिर्फ एक। कितने? सिर्फ एक वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे और आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? तो एक वेरिएबल किसको दें? रीमा को दें। रीमा के नंबर को कुछ मानूं मैं कि सलमा के नंबर को कुछ मानूं? बोलिए बोलिए। रीमा का नंबर जब तक नहीं पता चलेगा सलमा का नंबर नहीं आएगा। तो हमको किसके नंबर को इमेजिन करना चाहिए? रीमा के नंबर को। अब मैं बोलता हूँ रीमा अगर 10 नंबर पाई है तो आप तुरंत जान जाओगे सलमा कितना पाने वाली है? 12 नंबर। मैं बोलूँगा रीमा अगर 6 नंबर पाएगी, रीमा 6 नंबर पाएगी तो सलमा कितना पाएगी? 8 नंबर। 2 बढ़ाते जाएंगे। तो इसका मतलब है जैसे ही रीमा का नंबर पता चलेगा सलमा का नंबर अपने आप आ जाएगा 2 बढ़ाने से। क्लियर है जी? नहीं है? तो गायब सिर्फ कौन है? रीमा। एक अननोन क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? तो जो चीज़ गायब है, जो चीज़ अननोन है, उसको हमको एक वेरिएबल इमेजिन कर लेना है। तो हम मान लेते हैं रीमा कितना नंबर पाई होगी? A B C D E F G H X Y Z, कुछ भी मान लीजिए। क्या मानना है? देखिए, लेट नंबर ऑफ रीमा बी। कितना मान लिए? नहीं आया? आ रहा है? समझ नहीं आ रहा? 2 पर्सन हैं, दोनों का कुछ कुछ नंबर है, रीमा का और सलमा का। क्वेश्चन ये बोलता है कि सलमा रीमा से बोलती है कि भैया तुमको जितना नंबर मिला है हमको तुमसे 2 नंबर ज़्यादा मिला है। तो जब तुम्हारा नंबर पता चलेगा रीमा का तब ना हम अपना नंबर बता पाएंगे। तो हमको रीमा का नंबर पता करना है और यही चीज़ गायब है। तो हमने रीमा का नंबर कुछ मान लिया। कितना मान लिए? x। ठीक है, क्योंकि वही अननोन है। तो एक वेरिएबल हमने इन्वॉल्व कर लिया x रीमा के नंबर के नाम से। ठीक है। अब जैसे ही रीमा का नंबर डिक्लेयर हुआ, कितना नंबर? x। तो सलमा इससे कितना ज़्यादा पाएगी? 2 ज़्यादा। तो अगर ये नंबर मैं नंबर में बताता, मैं बोलता ये 10 नंबर पाई है, तो आप सलमा का नंबर निकालने के लिए क्या करते? 10 में 2 जोड़ देते। अब हम इसको नंबर की भाषा में न बता के आपको XYZ की भाषा में बता रहे हैं। रीमा कितना नंबर पाई? x। तो बताइए सलमा कितना नंबर पाएगी? 2 जोड़ देंगे इसमें। समझ में आया? तो सलमा का नंबर कितना हो गया? कितना हो जाएगा? रीमा पाई x और उससे 2 ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? हाँ, अब हम प्रश्न के अनुसार बात करेंगे। दूसरा हिंट क्या दिया है क्वेश्चन ने? एक हिंट तो ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया कि रीमा को जितना नंबर मिलेगा सलमा को उससे 2 ज़्यादा मिलेगा। तो रीमा को अगर x नंबर मिला है तो सलमा को उससे x+2 नंबर मिलेगा, 2 ज़्यादा। एक सिचुएशन क्लियर हो गई, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि दोनों का नंबर अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। ये रहा रीमा का नंबर और ये रहा सलमा का नंबर। दोनों को ऐड करने से कितना आने वाला है? और ऐसा मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। कौन कह रहा है? क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोनों के नंबर जोड़ दीजिए। ये किसका नंबर लिखा मैंने? रीमा का। और ये किसका नंबर लिखा मैंने? और दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। जैसे ही जोड़ेंगे कितना आता है दोनों का सम? 14। ये क्वेश्चन बोल रहा है, इसलिए मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। समझ आया? अब इसमें पहचानिए ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये नंबर है। वेरिएबल वेरिएबल के साथ सॉल्व होता है, नंबर नंबर के साथ सॉल्व होता है। वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। और नंबर को नंबर के साथ जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी नंबर को किसी वेरिएबल के साथ आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। याद रहेगा, सब अपने अपने जात बिरादरी वाले के साथ ही आएंगे जाएंगे। इसकी बिरादरी का जो होगा ये उसी के साथ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। इसकी बिरादरी का जो होगा वो इसी के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करवाएगा। समझ आई बात?
तो वेरिएबल वेरिएबल साथ में सॉल्व होगा, नंबर नंबर साथ में सॉल्व होगा। तो ये दोनों वेरिएबल हैं साथ में सॉल्व होंगे, ये दोनों नंबर हैं साथ में सॉल्व होंगे। क्लियर है? अब ये है x, ये है x, ये कितने x है? x के सामने कोई नंबर नहीं है तो 1x है, ये भी 1x है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 होता है, तो हमको दोनों को ऐड करना है। 1x प्लस 1x 2x, ये नंबर है तो इसको नंबर के पास होना चाहिए। इस तरफ इक्वल के इस तरफ ये प्लस में है, उधर चले जाएगा तो माइनस में। इक्वल है, हमने इसको उधर भेज दिया, ये माइनस में चला गया। अब आप मुझे 14 माइनस 2 तो बता ही सकते हैं कितना होता है? 12। ठीक लिख रहा हूँ? अब देखिए इसको, इन दोनों को पहचानो। ये क्या है? नंबर। बोलिए, ये क्या है? वेरिएबल। और ये कौन है? नंबर। तो इस नंबर को वेरिएबल के साथ होना चाहिए कि नंबर के साथ होना चाहिए? तो इसको नंबर के पास भेजो। लेकिन कैसे भेजेंगे? ये 2 इस x के साथ प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है? मल्टीप्लाई। तो जब उधर जाएगा तो डिवाइड में। इधर प्लस में होता उधर माइनस हो जाता, इधर माइनस होता उधर प्लस हो जाता, इधर मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड में होता उधर मल्टीप्लाई में हो जाता। समझ में आ रहा है कहानी? तो अगर ये मल्टीप्लाई में है, उधर भेजने से कहाँ पहुँच जाएगा? डिवाइड में। और जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6। अब x की वैल्यू आ गई, जिस चीज़ को हमने अननोन माना था उसका वैल्यू आ गया। अब x हमने माना किसको था? देखिए, व्हाट इज x? नंबर ऑफ रीमा को हमने x माना था। इसका मतलब है रीमा का नंबर पता चल गया। और जैसे ही रीमा का नंबर पता चला, सलमा का नंबर तो ऑलरेडी इनको मालूम है 2 ज़्यादा होना है, तो इससे 2 ज़्यादा हो जाएगा। ये समझ आए बात? तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ रीमा कितना है? 6। देयरफॉर नंबर ऑफ सलमा, ये कितना हो जाएगा? x से 2 ज़्यादा, यानी 6 में 2 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 8। ये हमारे आंसर हो गए। ये समझे आप कि नहीं समझे? तो मेन इसमें हमको ये इक्वेशन बनाने सिखा रहे हैं कि इस तरह से अननोन क्वांटिटी आपको इन्वॉल्व करना है, इस तरह से अकॉर्डिंग का क्वेश्चन चलना है और इस तरह से सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए अगले एग्जाम्पल में आते हैं। हाँ जी, सेकंड एग्जाम्पल में हम आते हैं। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल गिवन बिलो। एक ट्राइंगल हमको दिया हुआ है, मैंने डायग्राम बनाया है बोर्ड में, और इसमें हमको 3 एंगल बताए हुए हैं। ये तीनों एंगल ट्राइंगल के अंदर के एंगल हैं कि बाहर के एंगल हैं? ट्राइंगल के बाहर बन रहे हैं कि अंदर? एंगल किसको बोलते हैं? 2 लाइन के बीच का जो झुकाव होता है। जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे कितनी झुकी हुई है? कम झुकी है, ज़्यादा झुकी है, और ज़्यादा? ठीक है, ये जो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन, इसको एंगल बोलते हैं। ये एंगल है, ये बिछी हुई लाइन, ये खड़ी हुई लाइन, ये इतनी झुकी हुई है, तो ये एंगल हो गया। समझ आई बात? इसी तरह 2 लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को हम लोग एंगल बोलते हैं। ट्राइंगल के अंदर अगर ये एंगल है तो इनको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ट्राइंगल के बाहर अगर ये एंगल बनेंगे तो इनको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बोले तो इस तरह, ये ट्राइंगल है और अगर मैंने ये लाइन ऐसे खींच दी बाहर, तो ये जो एंगल बना 2 लाइन के बीच, ये कैसा एंगल है? ट्राइंगल के अंदर की बाहर, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और अंदर जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल है। समझ में आया ये? ओके। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें 3 अंदर के इंटीरियर एंगल हैं। हमको तीनों एंगल के बारे में बताना है कि कितने कितने डिग्री के होंगे। समझ आ गया? क्या बताना है हमको? ये तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे। तो ट्राइंगल के एंगल को लेकर के एक लॉ बना हुआ है, जिसको आपने 8 में 9 में पढ़ा है कि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के सभी एंगलों के सम की प्रॉपर्टी, गुण उसका ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, स्केल एंड ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, आइसोसेलस हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, दुनिया के किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, उसमें 3 ही एंगल होंगे ट्राइंगल के अंदर और तीनों का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। समझ आया? तो इसका मतलब है ये जो 3 एंगल हैं, इन तीनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। समझ आई बात? ठीक, ओके। सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल उन्होंने पहले ही मार्क करके दिया है। ये एंगल ए कितना है? x डिग्री। एंगल बी कितना है? x + 40 डिग्री। एंगल सी कितना है? x + 20 डिग्री। अब ध्यान से देखो, इसमें कितने अननोन क्वांटिटी हैं? इसमें अननोन क्वांटिटी कितनी है? ये शुरू के एग्जाम्पल बताने का मकसद यही है कि आप अननोन क्वांटिटी पहचान पा रहे हैं कि नहीं। कितनी अननोन क्वांटिटी? 1 2 3। एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 3 एंगल हमको निकालना है। तो अननोन क्वांटिटी कितनी हुई? 1। वेरी गुड। कौन सा? x।
एक्स को क्या माना हमने, एंगल ए को एक्स माना है, तो एंगल ए गायब है। अगर एंगल ए पता चल गया एक्स की वैल्यू, तो उस वैल्यू में 40 और जोड़ देंगे तो एंगल बी भी पता चल जाएगा, उस वैल्यू में 20 और जोड़ देंगे एंगल सी भी पता चल जाएगा। तो गायब कौन है, सिर्फ एंगल ए यानी एक्स, एक अननोन क्वांटिटी। आया समझ? इसलिए इक्वेशन भी कैट हो लगेंगे। एक अननोन क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगते हैं, एक इक्वेशन। तो एक इक्वेशन अगर मिला आंसर आ जाएगा इसका। समझ आ गई बात? ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व करता हूँ। वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हम तीनों एंगल के नाम ऐसे लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होता है 180 डिग्री। ये ठीक है, नाम समझ आ रहे हैं एंगल के, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल जोड़ेंगे तो 180 होता है। अब एंगल ए बी सी आपको एक्स की भाषा में लिखा हुआ है, एंगल ए को क्या लिखना है, एक्स डिग्री, डिग्री, ठीक। एंगल बी को क्या लिखना है, और एंगल सी को क्या लिखना है, और सम है 180 डिग्री। अब इसमें ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, वेरिएबल साथ में सॉल्व होंगे, नंबर साथ में सॉल्व होंगे। देखिए दिस इज 1x 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 प्लस प्लस प्लस, तो 1x प्लस 1x प्लस 1x कितने x हुए, 3x। तो इसको हमने नोट कर दिया 3x डिग्री प्लस दिस इज नंबर 40 प्लस 20 60। अब अगले स्टेप में ये नंबर है तो इसको नंबर के पास जाना चाहिए, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, ठीक। यहाँ कितना बचा 3x। एक एक स्टेप में एक एक नंबर लेके जाएंगे आप, ऐसा नहीं कि इकट्ठा 3 को भी उधर भेज दिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ होगा। 180 में 60 गया, 120, दिस इज 3x। अब 3 भी नंबर है तो इसको भी उस तरफ होना चाहिए, लेकिन 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड। ये कट के कितना हुआ 40, कितना हुआ, तो x की वैल्यू आ गई, एक अननोन क्वांटिटी थी। अब x कौन सा एंगल था, एंगल A, तो एंगल A की वैल्यू हमको मिल गई। देयरफॉर एंगल A जिसको हमने x बोला था, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 40। तो एंगल B कितना हो जाएगा, जिसको हम x प्लस 40 बोल रहे हैं, x की वैल्यू 40 प्लस 40 80 डिग्री। तो एंगल C कितना हो गया, x प्लस 20 था, दिस इज 40 प्लस 20 60 डिग्री। ये तीनों एंगल हो गए, तीनों इंटीरियर एंगल। तीनों जरा जोड़ के देखो, देखो 40 प्लस 80 कितने हुए, 40 प्लस 80 120 प्लस 60 180, तीनों एंगलों का सम 180 होता है, ठीक। नोट करिए, अगले एग्जाम्पल में आते हैं इसमें ना। हाँ जी, पेज नंबर 31 में ट्राई दिस के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दिख रहा है टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर 31 में ट्राई दिस के 3 क्वेश्चन हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल तो आपको सॉल्व मिलता है इसमें, ट्राई दिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं मिलते, ठीक है जी। तो ज़रा इसको देखिए सॉल्व करके बनता है कि नहीं आपसे। पहला क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे का सिक्का आपने देखा है, 50 पैसे का सिक्का नहीं देखे हो, मतलब अभी अभी अंडे से निकले हुए ना। 50 पैसे का सिक्का पहले चलता था, 25 पैसे का सिक्का चलता था, 10 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का, 2 पैसा, 1 पैसा, जिसको एक नया पैसा बोलते थे, ठीक है। मतलब नहीं देखा 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का तो देखा है ना, हाँ। तो 50 पैसे मेरे पास रखा हुआ है, देखना है, देखना है, देखे होगे, ठीक, दिखाएंगे, चलो फिर याद रहेगा तो, ठीक। एक बैग है, थैला, क्या है, एक थैला है बैग, उसमें कितने रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। अब कितने सिक्के हैं वो नहीं बता रहा, ये बोल रहा है एक बैग है हमारे पास, उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं बहुत सारे, ठीक बात। आगे क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इफ़ द टोटल मनी इन द बैग इज़ 50 रुपीज़। अगर उस थैले में टोटल 50 रुपया है, सब सिक्का ही सिक्का भरा है 50-50 पैसे का, और टोटल कितना रुपया है उसमें 50 रुपया। तो बताइए कै ठो सिक्के उसके अंदर होंगे 50 पैसे के।
ये हम ओरल बता सकते हैं। 1 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे? 50 पैसा मिला के 100 पैसा होता है। और 100 पैसे को ही 1 रुपया बोलते हैं। किसको बोलते हैं 1 रुपया? 100 पैसा को। आया समझ में? 2 ठो 50 पैसा जब आप जमा करोगे तो 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपया बनाने के लिए कितने 50 पैसे के सिक्के लगे? 2। तो 50 रुपया बनाने के लिए कितने 50 पैसे के सिक्के लगेंगे? 1 रुपया के लिए 2 ठो सिक्के लगते हैं, डबल। तो 50 रुपया के लिए डबल करो, 100 सिक्के होंगे 50 के, 50 पैसे के। नहीं आया समझ में? आया? अच्छा ये बताइए, इस क्वेश्चन में गायब क्या चीज़ है? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन वाली लाइन कौन सी है? उसने बताया एक बैग है, उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, टोटल पैसा 50 रुपया है। तो पूछ क्या रहा है हमसे? क्वेश्चन वाली लाइन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन। ये क्वेश्चन वाली लाइन है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को पढ़िए और पढ़ने के बाद क्वेश्चन वाली लाइन खोजिए कि हमसे क्वेश्चन कहाँ पे पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। तो आपको क्या समझ आया क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ कॉइन। तो इस क्वेश्चन में गायब क्या चीज़ है? नंबर ऑफ कॉइन मतलब कै ठो सिक्के हैं, सिक्कों की गिनती, 50 पैसे के सिक्के की गिनती। तो गायब यही है ना। तो चलो इसको कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि भैया उस थैले में कै ठो 50 पैसे के सिक्के होंगे? कै ठो? मानो ना, कुछ वेरिएबल असाइन करो। एक ही चीज़ गायब है ना, नंबर ऑफ कॉइन। कै ठो सिक्के होंगे? नहीं समझे? सही में नहीं समझे? अरे भैया इधर मेरी तरफ ध्यान लगाओ, समझ में आएगा। एक थैला है हमारे पास, बैग, उसमें बहुत सारा सिक्का भरा हुआ है। कै पैसे का सिक्का है? 50 पैसा का सिक्का है। 50 पैसा का सिक्का उसमें भरा हुआ है। ठीक है, कितने पैसा का? 50 पैसा का सिक्का भरा हुआ है। लेकिन कै ठो भरा हुआ है हमको नहीं मालूम है। अब उसने ये बता दिया कि ये जो थैला है, बैग, बहुत सारे सिक्के इसमें भरे हैं। इसको जब हम जोड़ेंगे, टोटल पैसा जब इसको बनाएंगे तो टोटल कितना रुपया बनता है? ये 50 रुपया। टोटल 50 रुपये का सिक्का है इसमें, लेकिन बहुत सारे सिक्के हैं 50 पैसे के। 1 रुपया का सिक्का होता और मैं बोलता 50 रुपया है, तो कै ठो सिक्के होते? अगर 1 रुपया का सिक्का होता और मैं बोलता 5 रुपया है, 5 रुपया, तो वो कितने सिक्के होते उसके अंदर? 5। ये समझ में आता है? अगर 1 रुपया का सिक्का होता और मैं बोलता इसमें 10 रुपया है, तो कै ठो सिक्के होते? 10 ठो सिक्के। अच्छा, 2 रुपया का सिक्का होता और मैं बोलता 10 रुपया है, कै ठो सिक्के होते? 5। समझ में आता है? 10 रुपया के सिक्के होते और मैं बोलता ये 100 रुपया है, तो कै ठो सिक्के होते? 10 ठो सिक्के। वेरी गुड, समझ में आता तो है जी आपको, इतना भी दिमाग आपका कमज़ोर नहीं है ना। हाँ, फिर से 50 पैसे का सिक्का है और मैं बोल रहा हूँ इस थैले में 50 रुपया है, तो कै ठो सिक्के होंगे? 100। ये तो हमको समझ आ गया। लेकिन अभी वही तो सवाल है कि भैया कै ठो सिक्के होंगे, वही तो हमको नहीं पता है। तो उसी को हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, क्योंकि वही गायब है। तो हम मान लेते हैं कि इस थैले में कै ठो सिक्के होंगे? X। कै ठो सिक्के होंगे? X ठो। तो नंबर ऑफ कॉइन कितना मान लिया हमने? X। देखिए पहला सवाल, सॉल्यूशन में नोट कर रहा हूँ खाली, क्वेश्चन आप बुक से टैली करेंगे। लेट नंबर ऑफ कॉइन बी X। हाँ जी, कितने सिक्के मान लिए हमने थैले में? X सिक्के। ठीक है, ये कौन से सिक्के हैं? 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लेट नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन बी X। हमने मान लिया कि बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? X सिक्के हैं, X। ठीक है, टोटल पैसा कितना है उसमें? टोटल मनी इन बैग कितना है जी? टोटल पैसा 50 रुपया। ठीक, समझते जाना ना, 50 रुपया। ठीक है, टोटल पैसा कितना है? 50 रुपया है। अब इसमें एक और मेथड समझिए जो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। वो चीज़ ये है, बारीक सी चीज़, कि देखिए ये किस भाषा में बात हो रही है हमसे? पैसे में। और ये किस भाषा में दिया हुआ है सिचुएशन? रुपया में। पैसा अलग चीज़ है, रुपया अलग चीज़ है। नहीं समझे? यहाँ पैसे की भाषा में बात हो रही है और ये रुपया की भाषा में दिया हुआ है। तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, दोनों भाषा एक जैसी होनी चाहिए। ये अगर पैसे की भाषा में दिया है तो ये भी पैसे की भाषा में होना चाहिए, या ये अगर रुपया में दिया है तो ये भी किस में होना चाहिए? रुपया में। समझ आया?
तो अभी तो दोनों अलग अलग है, पैसा भी बोल रहा है, रुपया भी बोल रहा है। तो ये हमारा काम है कि हम दोनों को क्या कर लें, एक भाषा में ले आएँ। या तो दोनों को पैसा पैसा कर लें, या तो दोनों को रुपया रुपया कर लें। नहीं समझे? तो 50 पैसे को अगर मैं रुपया बनाना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? 50 पैसा कितना रुपया होता है? 100 रुपया ना ना, ये देखो 1 रुपया में कितने 50 पैसे होते हैं? 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो 1 रुपया में कै ठो 50 पैसे होंगे? कै ठो? 2 ठो। 1 रुपया में कै ठो 50 पैसे होंगे? 2 ठो। तब ये 100 पैसा बनेगा और उसको 1 रुपया बोलेंगे। नहीं आया समझ में? तो 2 ठो 50 पैसे मिलके 1 रुपया बनते हैं। 2 50 पैसे मिलके 1 रुपया बनते हैं। तो एक 50 पैसा मिलके कितना रुपया बनेगा? इसको 2 50 पैसा मिलके 1 रुपया बनते हैं। तो 1 50 पैसा बनाओ, इसको 1 बनाओ। ये 2 50 के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर ये 2 इधर आ जाए तो यहाँ कितना बचेगा? 1। तो 2 इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, कितना हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ कितना बचा? ये 1 50 पैसा किसके बराबर होता है? कितने रुपया के बराबर? आधा रुपया के बराबर। नहीं समझे? आधा रुपया, हाफ रुपया, कठिन हो गया। नहीं आया समझ में? अरे भैया 1 रुपया में कै ठो 50 पैसे होते हैं? 2 ठो, तब वो 1 रुपया बनता है। तो 2 ठो 50 पैसे का सिक्का किसके बराबर होता है? 1 रुपया के बराबर। तो 2 सिक्का 1 रुपया के बराबर है, तो 1 सिक्का आधा रुपया के बराबर नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। 2 ठो 50 पैसे का सिक्का 1 रुपया बनता है। तो 1 ठो 50 पैसे का सिक्का कितना बनेगा? आधा। 1 50 पैसे का सिक्का आधा रुपया, दूसरा 50 पैसे का सिक्का आधा रुपया, दोनों आधा आधा रुपया मिलकर कितना हो गए? 1 रुपया। तो 1 50 पैसे का सिक्का कितना होगा? आधा रुपया होगा। तो अगर मैं इसको रुपया में चेंज करूंगा तो कितना लिखूंगा? हाफ रुपीस। हाफ रुपीस, नंबर ऑफ हाफ रुपीस कॉइन कितनी? x। अब ये रुपया में हो गया, ये भी रुपया में हो गया। समझ आया? अगर मैं इसको रुपया में चेंज करना चाहता हूं तो आधा रुपया लिखूंगा। लेकिन ये पैसा में मैं चाहता हूं मैं इसको पैसा में चेंज कर लूं, दोनों पैसा पैसा की भाषा में हो जाए। तो फिर इसको कैसे करूंगा? देखो इसको कैसे करना है। हमको पता है 1 रुपया में कै ठो 50 पैसे के सिक्के होते हैं? 1 रुपया में कै ठो 50 पैसे के सिक्के होते हैं? 2 कॉइन ऑफ 50 पैसा। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री नॉलेज। 1 रुपया में 2 ठो सिक्के होते हैं, तो 50 रुपये में कै ठो सिक्के होंगे? 1 में 2 ठो होते हैं, तो 2 में 4 ठो होंगे, 3 में 6 ठो होंगे, 4 में 8 ठो होंगे, 10 डबल होता जाएगा। 1 में डबल है 2, तो 50 रुपया में क्या ठो होंगे? 2 इंटू 50, 100 कॉइन्स। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो 50 रुपया में कै ठो सिक्के हो जाएंगे? 100। ठीक है, 100 सिक्के हो गए। लेकिन हमको इसको पैसे में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? कितना पैसा होगा ये? 1 रुपया कितना पैसे के बराबर होता है? अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले 2 बार बता चुका हूँ। 1 रुपया कितना पैसा होता है? 100 पैसा। 1 रुपया 100 पैसा। तो 50 रुपया कितना पैसा होगा? 1 रुपया 100 पैसे के बराबर, तो 50 रुपया। इधर देखो, काहे के लिए कंफ्यूज होते हो जी? यूनिटरी मेथड लगाओ ना। वो असल में बात ये है ना कि आपने 1 रुपये से छोटा सिक्का देखा नहीं है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। हम लोग तो बचपन में टॉफ़ी लेने जाते थे, 25 पैसा का इतना सारा टॉफ़ी मिलता था, लेमन चूस। समझ आया? वो छोटे छोटे टॉफ़ी आते थे अलग अलग फ्लेवर में। एक 25 पैसे का, 25 पैसे का वो कम से कम 25 तो टॉफ़ी देता था। 1 पैसे की एक टॉफ़ी आती थी। ठीक है जी। 10 पैसा भी हम लोगों ने चलाया है और आपने ये देखा नहीं, इसलिए आपको अजीब लग रहा है सुन के। ऐसा कैसे होता है ना? देखिए 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। मतलब 2 ठो 50 पैसा का कॉइन होता है। 50 50 100 पैसा हो गया। तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 2 रुपया में 2 इंटू 100 पैसा। 2 इंटू 100 पैसा बोले तो 200 पैसा। 3 रुपया में 3 इंटू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने 100 हो जाएंगे, 300 पैसा। तो अब इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि 50 रुपया में कै ठो सिक्का होगा, तो क्या करोगे? 50 मल्टीप्लाइड बाय 100 पैसा, यानी इतना पैसा, 5000 पैसा हो गया। कितना हो गया? 5000। 5000 हो गया जी, 500 नहीं है। 50 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब 500 पैसा आएगा।
50 से मल्टीप्लाई करोगे एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो 50 रुपया को पैसा में चेंज करना है, कितना पैसा बना? बोलिए बोलिए। 5000। देखो तो ये हमने रुपया को किस में चेंज कर लिया? पैसे में। तो ये समझ आया 50 रुपया कितना पैसा होता है? 5000 पैसा होता है। क्योंकि एक रुपया में 100 पैसा होता है, तो जितने रुपया होंगे 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतने पैसे बनते चले जाएंगे। तो 50 रुपया कितने पैसे के बराबर हुआ? 5000 पैसे के बराबर हुआ। अब यहाँ देखिए, ये ऊपर वाली लाइन में 50 पैसे की क्या दी हुई है? गिनती, नंबर ऑफ कॉइन। ये नंबर है, ये क्या है? ये लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसे के क्या ठो सिक्के हैं? x ठो। तो ये नंबर ऑफ कॉइन है, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन, उसकी गिनती है। और ये क्या चीज़ है? ये पैसा है। ये नंबर है, ये पैसा है। क्या दोनों एक चीज़ है कि अलग अलग है? एक नंबर की बात करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठो है, और एक पैसे की बात कर रहा है, रुपया का। तो एक मनी है और एक गिनती है, काउंटिंग। दोनों अलग अलग चीज़ है कि एक ही चीज़ है? दोनों अलग अलग चीज़ है। क्या है? अलग अलग चीज़। तो भैया नंबर पैसे के बराबर नहीं हो सकता, नहीं समझे? जब पैसा होता तब हम उसको पैसे से कंपेयर करते, नंबर को नंबर से कंपेयर करते, पैसे को पैसे से कंपेयर करते, रुपया को रुपया से कंपेयर करते। ये नंबर है, ये पैसा है, आपस में कंपेयर नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? x, तो हम इसको रुपया में चेंज कर लेते हैं या पैसे में चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम पैसे में चेंज करेंगे ताकि पैसे के साथ पैसे का क्या हो जाए? कंपैरिजन हो जाए। नहीं समझे? पैसा के साथ पैसा ही जुड़ेगा, नंबर के साथ नंबर ही जुड़ेगा, रुपया के साथ रुपया जुड़ेगा। अब ये चीज़ पैसे में कन्वर्ट हो गई, ये चीज़ नंबर है, तो ये तो नहीं चलेगा ना, ये आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं समझे? ये x अभी छुपा हुआ है, कोई गिनती होगा ना, 4 ठो सिक्का होगा, 8 ठो सिक्का होगा, 100 ठो सिक्का होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई ना कोई नंबर ही होगा ना। तो ये नंबर है और ये वैल्यू है, पैसा, मनी। तो ये नंबर और ये मनी दोनों कंपेयर नहीं हो सकते। समझ आई बात? तो हमको कंपेयर करना है तो इसको भी क्या बनना पड़ेगा? पैसा। अब देखिए, अगर मैं बोलता 50 पैसे के 2 ठो सिक्के हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती? उसकी कीमत कितनी होती? 50 पैसे के 2 सिक्के। अगर मैं x आपको नंबर में बता देता, मैं बोलता 2 ठो सिक्के हैं, तो बताइए 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होते तो उसकी कीमत कितनी होती? 50 पैसा मिलकर 100 पैसा, और 100 पैसे को क्या बोलते हैं? तो उसकी कीमत कितनी होती? 1 रुपया, या 100 पैसे बोलिए, 100 पैसे उसकी कीमत है। ये पैसे की भाषा में आप बोल रहे हैं, ये रुपया की भाषा में बोल रहे हैं। और अगर मैं बोलता 50 पैसे के 4 ठो सिक्के हैं तो क्या करते आप? कठिन हो गया मामला। फिर से देखिए, 50 पैसा का 1 ठो सिक्का है तो उसकी कीमत कितनी हुई? 50 पैसे के बराबर। ठीक बात? 50 पैसे के अगर 2 ठो सिक्के हैं तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 50 पैसा मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 100 पैसा, यानी 1 रुपया। समझ आ रहा है? 50 पैसे के अगर 3 ठो सिक्के होते, 3 सिक्के, तो उसकी कीमत कितनी होती? 150 पैसा, यानी 1.5 रुपया। आ रहा है समझ में? 1 रुपया 1.5 रुपया। 50 पैसे के अगर 4 ठो सिक्के होते तो मल्टीप्लाई करिए, कितना होता है ये? 50 पैसे के 4 सिक्के, 200 पैसा। 200 पैसा बोले तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 200 पैसा बराबर 2 रुपया। ये आ रहा है समझ में? अब हम आपको यहाँ पे नंबर नहीं बताएं, हम बोले 50 पैसे के क्या ठो सिक्के हैं? x ठो सिक्के हैं, तो उसकी कीमत कितनी होगी? 50 पैसे के 3 सिक्के होते हैं तो कीमत कितनी होती है? 50 × 3, 150 पैसा। 50 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो कीमत कितनी होती है? 50 × 4, 200 पैसा। 50 पैसे के x सिक्के होंगे, देखिए 50 पैसे के x सिक्के हैं तो कीमत कितनी हो जाएगी? 50 × x, कितना? 50x पैसा। नहीं आया समझ में? आया? अब ये चीज़ तो नंबर था, ये तो नंबर था ना। 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के, और इधर मैं क्या लिख रहा हूँ? कीमत। कि अगर मेरे बैग में 8 ठो सिक्का है 50 पैसे का तो उसकी कीमत कितनी होगी? 4 रुपया, 400 पैसे के बराबर, 400 पैसा। आ रहा समझ? तो अगर मेरे बैग में x सिक्का है, x ठो सिक्का है 50 पैसे का, तो उसकी कीमत कितनी होगी? 50 पैसा मल्टीप्लाइड बाय x पैसा। ये पैसा बन गया, पैसा बना। तो ये है इसकी कीमत। तो इस चीज़ को यहाँ पर मैं नोट करता हूँ। देयरफॉर वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन इन बैग। आ रहा है समझ में? थैले में 50 पैसे के सिक्के हैं, कै ठो हैं? x ठो हैं, तो उसकी कीमत कितनी हुई? वैल्यू कितनी हुई? तो हमारा आंसर है 50x
पैसे, ये उसकी कीमत हो गई। क्या हो गई? कीमत। आया जी यहाँ तक समझ में? ये वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन इन बैग, बैग में जो 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने? x सिक्के, उसकी कीमत कितनी हो गई? 50x पैसा, 50x पैसा। अभी ये 50 रुपया को हमने पैसे में कन्वर्ट किया, पैसा, और ये अभी हमने जो थैले में 50-50 पैसे के सिक्के थे, हमने क्या माना था? x तो सिक्के, x, तो उस x सिक्के की कीमत कितनी हो गई? 50x पैसा। अब ये मैंने किस भाषा में निकाला? मैंने ये मान लिया था कि भैया x तो सिक्के हैं तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 50x पैसा। इसी चीज़ को क्वेश्चन क्या बोल रहा था? आपके थैले में कितना रुपया है? 50 रुपया, जिसको हमने पैसे में कितना कन्वर्ट किया? 5000 पैसा। तो जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ ये 50x पैसा है, उसी चीज़ को क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 5000 पैसा है, 50 रुपया है। नहीं समझे? क्वेश्चन ने क्या बोला है? भैया एक थैला है, उसमें 50 पैसा का सिक्का है बहुत सारा, और उसमें टोटल पैसा कितना है? टोटल मनी कितना है बैग में? क्वेश्चन पढ़िए बुक में। एक थैला है, उसमें 50 पैसे के कॉइन है बहुत सारे, है ना, और पूछा क्या है? आपको बताना है कि कैठू सिक्के हैं उसमें, और टोटल मनी बता दिया क्वेश्चन, कितना? 50 रुपया। उस 50 रुपया को आप 5000 पैसा बोल सकते हो। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? आपके बैग में कितना रुपया है? 5000 पैसा। कितना पैसा है? 5000 पैसा। और कितने रुपए के सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं। तो हमने मान लिया कि 50 पैसे के कैठू सिक्के हैं? x ठो। तो जब 50 पैसे का एक ठो सिक्का होता है तो उसकी कीमत कितनी होती है? 50 पैसा। 50 पैसे के 2 ठो सिक्के होते हैं तो उसकी कीमत कितनी होती? 2 × 50 पैसा। 50 पैसे के 3 ठो सिक्के होते, कीमत कितनी होती? 3 × 50 पैसा। 50 पैसे के x ठो सिक्के हैं तो उसकी कीमत कितनी होगी? x × 50 पैसा। कितना होगा? x × 50 पैसा, उसकी कीमत हो गई। और इसी चीज़ को क्वेश्चन क्या बोल रहा था? कितना रुपया है? 50 रुपया, यानी 5000 पैसा। तो ये 5000 पैसा और ये 50x पैसा एक ही चीज़ हुए ना, कि अलग अलग हुए? ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, और ये क्वेश्चन ने बोला था कि बैग में 50 रुपया है यानी 5000 पैसा है, और मैं उसी चीज़ को कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? एक ठो 50 पैसे का सिक्का होता तो कीमत कितनी होती? 1 × 50 पैसा। 2 ठो 50 पैसे के सिक्के होते तो 2 × 50 पैसा। 3 ठो 50 पैसे के सिक्के होते तो कीमत क्या होती? 3 × 50 पैसा। और हमने बोला क्या ठो सिक्के हैं? x, तो x सिक्के की कीमत कितनी होगी? x × 50 पैसा। तो इसमें टोटल पैसा कितना है? x × 50 पैसा, यानी 50x पैसा। और इसी चीज़ को क्वेश्चन क्या बोला था? बैग में कितना पैसा है? 50 रुपया, यानी 5000 पैसा। तो ये 5000 पैसा और ये 50x पैसा एक ही चीज़ हुए ना, एक ही वैल्यू है ना, तो दोनों को हम बराबर कर देते हैं, दोनों एक हैं तो ठीक है। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा निकाला हुआ पैसा और क्वेश्चन का बोला हुआ पैसा दोनों क्या होंगे? बराबर। भाई ये भी 5 रुपया, ये भी 5 रुपया है, ठीक है। ये 50 नंबर है, x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100। और आप शुरू में बोल रहे थे कितने सिक्के होंगे जी इसमें? 100 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 100। तभी कितना रुपया बनेगा? 50 रुपया। 1 रुपये में 2 सिक्का होता है तो 50 रुपये में क्या ठो सिक्का होगा? 100 ठो सिक्का, डबल। तो 100 सिक्के आ गए, कॉइन्स इन द बैग, ठीक है। ये नहीं आया समझ में आपको कि आया? आया? सिक्का मतलब गिने नहीं हो घर में। इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब भी आप रुपया को कंपेयर करेंगे तो वो रुपये के साथ कंपेयर होगा, रुपया रुपया के साथ, पैसा पैसे के साथ, नंबर काउंटिंग नंबर या काउंटिंग के साथ ही कंपेयर होगा। समझ आया? तो मैं यहाँ मान रहा था कि 50 पैसे के x ठो सिक्के हैं, ये उस 50 पैसे की गिनती है, कीमत नहीं है। नहीं समझे? जैसे मैं एक थैला आपको देता और आपको भारी लगता तो आप पूछते क्या है, मैं बोलता इसमें सिक्के हैं। कितने रुपए के सिक्के? मैं बोलता 5-5 रुपये के सिक्के हैं। तो आप मुझसे पूछते कै ठो सिक्के हैं, तो मैं आपको बताता देखो 20 ठो सिक्के हैं 5-5 रुपया के। कितने? तो ये जो मैं 20 बता रहा हूँ ये क्या बता रहा हूँ? उसकी कीमत बता रहा हूँ कि सिक्के की गिनती बता रहा हूँ? सिक्के की गिनती। कितने सिक्के बताए मैंने? 20 सिक्के। कितने रुपया के? 5-5 रुपया के। अब आप बताइए उसकी कीमत कितनी होगी? एक सिक्के की कीमत है 5 रुपया। ध्यान से समझो, एक सिक्के की कीमत कितना है? 5 रुपया एक सिक्के की कीमत। तो 2 सिक्के की कीमत कितनी हो जाएगी? बोलिए बोलिए बोलिए। 10 रुपया। 3 सिक्के की कीमत
15 रुपया, और मैंने कितने सिक्के दिए हैं आपको 20, तो 20 सिक्के की कीमत कितनी हो गई 100 रुपया। तो उसकी कीमत कितनी हो गई 100 रुपया। तो हमने आपको बताया भैया 20 ठो सिक्के हैं 5 रुपया के, 20 ठो, तो उसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करोगे? एक सिक्के की कीमत जो होती है, एक सिक्के की वैल्यू वो, और जितने सिक्के हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक सिक्के की वैल्यू होती है 5 रुपीज़, एक सिक्के की वैल्यू 5 रुपीज़। तो अगर 20 सिक्के हैं तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है? एक सिक्के की कीमत से। एक सिक्के की कीमत से मल्टीप्लाई करिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो थैला मैंने आपको दिया है जिसमें 20 ठो सिक्के हैं, उसकी कीमत कितनी हो गई बोलिए? 100 रुपये हो गई। कितनी हो गई? 100 रुपये। तो अब ये रुपया में है तो थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पैसे में है तो थोड़ा और टूट जाएगा और छोटा हो जाएगा। ये 50 पैसे का सिक्का था और हमने बोला x ठो सिक्के हैं, x ठो, क्या ठो? तो ये हम x क्या बता रहे हैं? गिनती बता रहे हैं कि उसकी कीमत बता रहे हैं? गिनती बता रहे हैं। तो गिनती बता रहे हैं तो क्या आप गिनती से उसकी कीमत नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक सिक्के की कीमत से जितने सिक्के हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक सिक्के की वैल्यू कितनी है? 50 पैसा, और क्या ठो सिक्के हैं? x। तो x सिक्के की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 मल्टीप्लाइड बाय x। जैसे एक सिक्के की कीमत है 5 रुपया और क्या ठो सिक्के हैं? 20 ठो सिक्के। तो इस 20 सिक्के की वैल्यू कितनी हो गई? एक सिक्के की कीमत से नंबर ऑफ सिक्के को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 रुपीज़। समझ आया? तो इस तरह से 50 पैसे को x से मल्टीप्लाई किए, क्या बन गया? वैल्यू। ये पैसे में कन्वर्ट हो गया। ये नंबर था, अब ये उसकी कीमत हो गई। और आपको क्वेश्चन ने बताया कि भैया आपके थैले में टोटल कीमत कितनी है? 50 रुपया, जिसको पैसे में आपने कन्वर्ट किया कितना? 5000 पैसा। आपने भी पैसे में बना लिया इसको, इस भाषा में यहाँ से, और ये भी क्वेश्चन बोल रहा है, तो दोनों एक ही चीज़ न हुए। थैले में तो 50 ही रुपया है, यानी 5000 पैसा। उसको मैं चाहे 50x पैसा बोलूँ या 5000 पैसा बोलूँ, बात तो वही हो रही है। तो दोनों को हमने बराबर कर दिया और आंसर आपके सामने है सॉल्व करके। ठीक है? हाँ, थोड़ा सोचेंगे तब बनेगा ये। सेकंड क्वेश्चन है, ट्राई दिस का। इफ वन ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर एंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक एंगल 60 डिग्री का है। कितने का है? तो बाकी एंगल बताइए। एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ऐसे बनाऊं मैं? ऐसा ही होता है ना। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या? कौन से ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं? नहीं मालूम है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये लो, ये एक एंगल 90 डिग्री हो गया, क्योंकि इसका नाम राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए एक एंगल 90 होगा, फिक्स हो गया। अब एक एंगल क्वेश्चन ने बताया है 60 डिग्री, तो मैं बोल देता हूँ ये वाला एंगल ना 60 डिग्री है ये। तो बाकी के एंगल बताओ। तो बाकी का एक ही ठोना रह गया, ये वाला। ये एक एंगल तो राइट एंगल के नाम से 90 डिग्री हो गया। एक एंगल क्वेश्चन ही ने बता दिया, एक एंगल वो पूछ रहा है। तो जो चीज़ वो पूछ रहा है वो कैटू चीज़ पूछ रहा है, एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़। कितनी चीज़? एक चीज़। उसको क्या मान लिया हमने? x। ठीक है? और इसको बोलेंगे लेट वन एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल बी x डिग्री। क्या मान लिए? राइट एंगल ट्राइंगल के एक एंगल को क्या मान लिए? x डिग्री। अब हमको मालूम है ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? कौन सी प्रॉपर्टी से? क्या नाम ले रहे थे अभी तक हम लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। तीनों एंगलों को रखो जरा, x गायब, a की वैल्यू x रख दिए। एंगल b कितना है? 90। एंगल c कितना है? 60। ठीक, ये दोनों नंबर है साथ में जुड़ जाएंगे। x प्लस 90 और 60 कितना होता है? 150। ठीक है? x के साथ ये प्लस में है, ये नंबर है, ये नंबर है, तो इसको इधर होना चाहिए नंबर के पास। तो 150 प्लस में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस कितना आएगा जी? 30। तो एक एंगल कितने का हुआ? 30 का, एक 90 का और एक 60 का। समझ गए? समझे? तो इसमें अननोन क्वांटिटी कितनी थी? एक, इसलिए इक्वेशन भी कैठो लगेंगे एक। इक्वेशन कहाँ है? आंसर है यहाँ है, ये देखो, ये इक्वल साइन है, ये एक इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, और एक इक्वेशन को सॉल्व करने से एक वेरिएबल आ जाता है। समझ आई बात?
ठीक, नोट करिए, अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, ट्राई दिस का। इफ फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस, दो गुना, डबल, समझ आया? टू टाइम्स जिसको बोलते हैं। इफ फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, क्या मतलब हुआ? बाप की उम्र जो है वो बेटे से दुगनी है, डबल है। अगर बेटा 10 साल का है तो बाप कितने साल का होगा? 20 साल का। अगर बेटा 20 साल का है तो बाप कितने साल का होगा? 40 साल का। जस्ट डबल। ट्वाइस का मतलब समझ आया? आया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो फादर का एज आ जाएगा। तो इसमें गायब क्या चीज़ है? फादर की एज कि सन का एज? सन का एज। और यही आपको समझना है, क्योंकि सन का एज जैसे डिसाइड होगा फादर का एज डबल कर देंगे आप। तो सन का एज अगर मैं 30 ईयर बोलता हूँ, 30 साल, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? 60। डबल कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसमें गायब सिर्फ सन की एज है, एक अननोन क्वांटिटी है। तो सन की एज को हम क्या मान लें? x। लेट सन्स एज बी x years। Therefore, फादर्स एज विल बी, बताइए क्या हो जाएगा फादर्स एज? इसमें पूछा है व्हाट आर देयर करेंट एजेस, उनके प्रेजेंट एज कितने कितने हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन बी, ये प्रेजेंट एज लिख रहा हूँ ना, सन्स प्रेजेंट एज x ईयर, फादर्स एज कितना हो जाएगा? हाँ, अगर बेटा x साल का है तो पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? डबल। डबल बोले तो 2 टाइम, 2 टाइम बोले तो 2 से मल्टीप्लाई। तो x है तो डबल करने से कितना हो जाएगा? 2x ईयर। हो गया? नहीं समझे? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्रेजेंट एज हमको निकालना है, और इसमें बोला नहीं है कि आगे कोई सिचुएशन दी नहीं है। इफ फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन देन व्हाट आर देयर करेंट एजेस। दोनों की प्रेजेंट एज कितनी कितनी होगी? सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पहली कंडीशन थी कि बेटा जितने साल का होगा फादर उसका डबल होगा, उससे दुगने एज का होगा। तो बेटा अगर x साल का है तो बाप 2x साल का हो जाएगा, डबल। लेकिन और कोई कंडीशन दिया है क्या? क्वेश्चन नहीं दिया है, तो ये आगे सॉल्व भी नहीं होगा। ये बोलता ना कि दोनों की एज का सम इतना होगा, तो फिर हम कंडीशन लिख लेते दोनों को जोड़ के इतना और सॉल्व कर लेते। इक्वेशन ही नहीं बनेगा। इक्वेशन कैसे बनाऊँ मैं? किस चीज़ को इक्वल टू के बराबर लिखूँ? किस चीज़ को? कुछ बात हुई है क्या आगे? कोई बात नहीं हुई है। तो अभी आगे सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? insufficient data in question, therefore this problem will not solve। आगे सॉल्व भी नहीं होगा। कोई कंडीशन देता तो फिर हम उसके हिसाब से इक्वेशन लिखते, और इक्वेशन लिखते तब तो सॉल्व होता। इक्वेशन ही हम नहीं बना पाएंगे। क्या मैं 2x और x को जोड़ दूं? क्वेश्चन ने बोला है क्या कि फादर की एज और बेटे की एज का सम इतना होगा, सब्ट्रैक्शन इतना होगा, मल्टीप्लिकेशन इतना होगा? आगे तो बात ही नहीं हो रही। तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक बात, समझ गए? ये ट्राई दिस हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 में। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 है, देयर आर सम डियर। डियर किसको बोलते हैं? हिरण को। किसको? हिरण को। एंड सम क्रेन्स। क्रेन्स किसको बोलते हैं? क्रेन पक्षी, सारस को बोलते हैं शायद। क्रेन किसको बोलते हैं? क्रेन्स, जल्दी बोलो। तो सारस माने क्या होता है? क्रेन। क्रेन माने सारस। ये इसमें भी हम दिखाते हैं, ये बर्ड्स की पिक्चर है, आप क्रेन लिख के सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, सारस। अभी उसमें यूपी का केस था, एक किसान थे वहाँ के, तो एक सारस पक्षी छोटा सा चोट लगने की वजह से गिर गया और उसके पैर टूट गए थे, जख्मी हो गए थे। तो वो उसको उठा के अपने घर ले गया, मरहम पट्टी की, बढ़िया खिलाया पिलाया, दाना पानी दिया, वो घुल मिल गया, दोस्त बन गया। और फिर वो उसको बांध के भी नहीं रखता था पिंजड़े में, खुला रखता था। समझ आया? दिन भर चरता था, शाम को आ जाता था, या दिन भर साथ ही में रहता था। किसान जब खेत जाता था तो वो भी उड़ के खेत जाता था साथ में, दिन भर वहीं रहता था। शाम को जब ये वापस आता था
तो वो भी वापस आ जाता था, और दोनों एक ही थाली में खाना खाते थे। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में दिखाई गई हैं। आप इवन यूट्यूब में सर्च करेंगे क्रेन करके या सारस करके लेटेस्ट न्यूज़, तो आपको मिल जाएगा वो न्यूज़। समझ आया? तो देखिएगा घर जाके, तो सारस पक्षी भी दिख जाएगा। अच्छी हाइट का होता है, इतनी बड़ी बड़ी, ग्राउंड से इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है। पानियों में रहता है, मछली वगैरह खाता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये है, देयर आर सम डियर एंड सम क्रेन्स इन द फॉरेस्ट। एक जंगल में कुछ हिरण हैं और कुछ सारस पक्षी हैं। हिरण और सारस पक्षी कितने हैं? कुछ, सम बोला है ना। द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 180। अगर हम सब, जैसे मान लो एक जगह पर बहुत सारे हिरण भी खड़े हैं और बहुत सारे सारस पक्षी भी खड़े हैं, और हम सिर्फ पैरों को गिने, हिरण भी हैं वहाँ पर और बर्ड्स भी हैं वहाँ पर, और सिर्फ हम क्या काउंट कर रहे हैं? लेग्स, पैर, पैर काउंट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी होती है? 180। तो टोटल हम 180 पैर गिन पाते हैं। समझ आया? हाउ मेनी डियर एंड हाउ मेनी क्रेन्स आर देयर। तो वहाँ पर कितने डियर होंगे, कितने हिरण होंगे और कितने सारस पक्षी होंगे। अब यहाँ कितने सवाल हैं? एक या दो? कितने सवाल हैं? आपसे क्या पूछ रहा है? कितने हिरण होंगे और कितने सारस पक्षी होंगे। तो हिरण भी पूछ लिया, सारस पक्षी भी पूछ लिया। क्या क्या पूछ लिया? हिरण भी पूछ लिया, सारस पक्षी भी पूछ लिया। तो कितने सवाल हो गए? दो। तो यहाँ पर अब हमको एक वेरिएबल से काम नहीं चलना, अब यहाँ पे दो वेरिएबल हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कितने आ गए? दो क्वेश्चन आ गए कि कैठो हिरण है, कैठो सारस पक्षी हैं। आई बात समझ? और उसने इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि टोटल नंबर ऑफ लेग कितने हैं? 180। सिर्फ अगर हम पैर पैर गिने, तो अगर हिरण और पक्षी दोनों खड़े हैं एक ही जगह पर, एक ही ग्राउंड में, और सिर्फ हम पैरों की काउंटिंग करें तो 180 पैर हम गिन पाते हैं। अब बताइए, एक हिरण के कितने पैर होते हैं? 4। और एक पक्षी के कितने पैर होते हैं? 2। तो जब हम टोटल काउंट कर रहे हैं तो हिरण के 4 पैर गिराए होंगे और पक्षी के 2-2 पैर गिने होंगे, तब जाके टोटल कितना हुआ है? 180 पैर। समझ आया? तो कैठो हिरण होंगे और कैठो सारस होंगे, ये हमको निकालना है। यही ना क्वेश्चन वाली लाइन। देखिए, हाउ मेनी डियर एंड हाउ मेनी क्रेन्स आर देयर। कितने हिरण होंगे और कितने उसमें सारस पक्षी होंगे। ठीक है, तो इसमें अननोन कितनी क्वांटिटी है? 2। तो दोनों को हमको एक एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो हम क्या मान लेते हैं? नंबर ऑफ डियर बी x और नंबर ऑफ क्रेन बी y। मान लेते हैं कि हिरण कैठो होंगे x ठो और क्रेन कैठो होंगे y ठो। ध्यान से समझना। लेट नंबर ऑफ डियर बी x और नंबर ऑफ क्रेन्स बी y। समझ रहे हो? ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, इसलिए दो वेरिएबल घुसा दिए यहाँ पे हम, x भी डाल दिए, y भी डाल दिए। क्लियर है? अब हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया है? टोटल नंबर ऑफ लेग, तो उसको भी लिख लेते हैं। टोटल पैर क्या हैं जी? 180 पैर है ना। कितने पैर? 180 पैर। लेकिन हिरण के 4 पैर हैं और पक्षी के 2 पैर हैं, तो हमको हिरण के पैरों की गिनती अलग करनी पड़ेगी और पक्षी के पैरों की गिनती अलग करनी पड़ेगी। तो बताइए, एक हिरण के अगर 4 पैर होते हैं तो 2 हिरण के कितने पैर होंगे? 8। 3 हिरण के 12, 4 हिरण के 16, 5 हिरण के 20। लेकिन नंबर बड़ा होता जा रहा है, तो इसको ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो। देखो, एक हिरण के कितने पैर होते हैं? 4। एक हिरण के 4, तो 2 हिरण के कितने होंगे? 2 × 4। नहीं समझे? 3 हिरण के कितने पैर होंगे? 3 × 4। 4 हिरण के कितने पैर होंगे? 4 × 4। 5 हिरण के कितने पैर होंगे? 5 × 4। x हिरण के कितने पैर होंगे? x × 4, यानी कितने पैर? 4x। x × 4। नहीं समझ आया? समझे नहीं समझे? एक हिरण के 4 पैर तो 2 हिरण के 8 पैर। उस 8 पैर को 8 बोलने के बजाय क्या बोलते हैं? 2 × 4 नहीं बोल सकते 8 को। एक हिरण के 4 पैर तो 3 हिरण के 12 पैर, तो उस 12 पैर को 12 बोलने के बजाय क्या हम 3 × 4 नहीं बोल सकते? 3 × 4 बोल सकते हैं ना। तो अगर एक हिरण के 4 पैर हैं तो x हिरण के कितने पैर होंगे? x × 4 या 4x। समझ आया? तो देखिए, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर्स कितने हो गए? 4x। टोटल x हिरण है और एक हिरण के 4 पैर होते हैं, तो x हिरण के कितने पैर होंगे? 4x पैर, 4x लेग। समझ आया? अब एक चिड़िया के कितने पैर होते हैं?
2, तो 2 चिड़िया के क्या पैर होंगे? 2 इंटू 2, 3 चिड़िया के क्या पैर होंगे? 3 इंटू 2 यानी 6 पैर। 4 चिड़िया के क्या पैर होंगे? 4 इंटू 4, 4 इंटू 2 यानी 8 पैर। तो y चिड़िया के क्या पैर होंगे? हमने चिड़िया की गिनती कितनी मानी है? y, तो एक चिड़िया के 2 पैर, तो y चिड़िया के 2 इंटू y पैर। नहीं समझ आया? नंबर ऑफ लेग्स ऑफ क्रेन्स 2y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि टोटल हम पैर गिनते हैं तो कितना आता है? टोटल पैर गिने कितना आया? 180। मतलब हमने सभी हिरन के पैर काउंट कर लिए और सभी बर्ड्स के पैर काउंट कर लिए। सभी हिरन के कैठो पैर हैं? 4x। सभी बर्ड्स के कैठो पैर हैं? 2y। दोनों को जोड़ेंगे टोटल पैर कैठो हो जाएंगे? 180। यही ना मतलब हुआ? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब हिरन के पैर और बर्ड्स के पैर दोनों मिला करके कितने हो गए? 180 पैर। ये समझ आया? नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ क्रेन, द कंबाइंड टुगेदर गिव्स 180 टोटल लेग। आया समझ? तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी कितनी है? देखिए कितनी? 2, एक x और एक y। और जब 2 अननोन क्वांटिटी होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगते हैं? 2। तो ये तो एक ही इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन कहाँ है? तो आंसर है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा कंडीशन देवे ही नहीं किया है क्वेश्चन। अब आगे कोई बात ही नहीं कर रहा क्वेश्चन, इतना ही तो बात हुआ है सिर्फ। नहीं समझे? एक जंगल में कुछ हिरन हैं, कुछ पक्षी हैं। हमने सबके पैर गिने, 180 आए। हिरन के भी पैर गिना गए, पक्षी के भी पैर गिना गए और बात खत्म हो गई यहाँ पर। आगे तो कुछ बोलबे ही नहीं किया। हमको 2 वेरिएबल इन्वॉल्व करना पड़ा क्योंकि उसने 2 चीज़ों के बारे में बात किया है, डियर के बारे में और क्रेन के बारे में। उसने पूछा कैठो डियर है, कैठो क्रेन है, तो 2 चीज़ें पूछा है, तो 2 वेरिएबल इन्वॉल्व करना पड़ा। लेकिन उसने सिचुएशन एक बताया है, कंडीशन कि टोटल नंबर ऑफ लेग कितने हैं दोनों के? 180। सिर्फ एक कंडीशन बताया है, उस एक कंडीशन से एक इक्वेशन बन गया। लेकिन इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल आता है जिसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन लगेंगे। अब दूसरा इक्वेशन तो तब बनेगा जब वो दूसरा कंडीशन देगा हमको क्वेश्चन में। दूसरी सिचुएशन दी ही नहीं है तो दूसरा इक्वेशन बनेगा नहीं, और अगर दूसरा इक्वेशन बनेगा नहीं तो ये सॉल्व नहीं होगा। नहीं समझे? आगे सॉल्व नहीं होना जी। आप अपना आंसर उसमें चेक कर सकते हैं, आगे सॉल्व नहीं होना है इसको। हो गया बस। और इसमें हमको सॉल्व करना भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन बना के दिखाना है। क्या करके दिखाना है? मात्र इक्वेशन बना के दिखाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी एंड 2 पेंसिल इज 45 रुपीज़। एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत 45 रुपया है। एक कॉपी और 2 पेंसिल की कीमत कितनी है? 45 रुपया है। बस, आगे कुछ नहीं बोला उसने। तो हम ऐसा करते हैं, ये एग्जाम्पल 4 है। हम ऐसा करते हैं, एक कॉपी की कीमत मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी बी x रुपया। कितना मान लिए? एक कॉपी की कीमत x रुपया और एक पेंसिल बोला है ना, पेंसिल। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी y रुपया। क्या मान लिए? जब ये कीमत वाला सवाल आएगा ना, आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कीमत वाले, तो सबसे पहले इसमें जरूरी ये रहता है कि एक एक चीज़ की कीमत आपको पता होनी चाहिए, सिंगल सिंगल पीस की कीमत। हम आपको बोलेंगे हम दुकान गए, हमने 6 ठो कॉपी खरीदा, 8 ठो पेंसिल खरीदा और टोटल हमने 100 रुपया दिया दुकानदार को। 6 कॉपी 8 ठो पेंसिल, टोटल कितना रुपया दिया दुकानदार को? 100 रुपया। तो बताओ भैया, एक कॉपी की कीमत और एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी? समझ आया? तो या मैं एक कॉपी एक पेंसिल पूछने के बजाय आपसे पूछ सकता था 3 कॉपी और 4 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? खरीदा कितना हूँ? 6 कॉपी 8 पेंसिल, 100 रुपया दिया हूँ। और आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ? 3 ठो कॉपी और 4 ठो पेंसिल की कीमत कितनी होगी? है ना अजीब सवाल। तो ऐसे सवालों के जवाब के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एक सिंगल कॉपी कितने की आएगी और एक सिंगल पेंसिल कितने की आएगी। तो हमने मान लिया सिंगल कॉपी x रुपया की आती है और सिंगल पेंसिल y रुपया की आती है। 2 अननोन क्वांटिटी आ गए, जिसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगेंगे? 2। अब उसने एक सिचुएशन बताया है, सिचुएशन क्या है? दोनों का कीमत कितना दिया उसने? 45 रुपया। किस चीज़ का कीमत? कॉस्ट ऑफ 1 कॉपी और 2 पेंसिल का। ठीक है, अब बताइए एक कॉपी की कीमत, ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक कॉपी की कीमत कितनी? x रुपया और ये एक पेंसिल की कीमत है y रुपया।
तो अगर एक पेंसिल y रुपया की आती है तो दो पेंसिल कितने रुपया की आएगी? 2y। तो दो पेंसिल कितने का आया? 2y, और दोनों मिला के हमने कितना रुपया दिया? 45 रुपया। नहीं समझे? एक कॉपी और दो पेंसिल की कीमत मिला के कितनी दी है हमने? ये 45 रुपया है, तो ये भी रुपया है, ये भी रुपया है। x रुपया, 2y रुपया, 45 रुपया। रुपया प्लस रुपया जुड़ के ही रुपया आएगा, रुपया रुपया ही आपस में बराबर होगा। समझ में आया? तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब इसमें दो वेरिएबल है, सॉल्व होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको एक और इक्वेशन चाहिए, और दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा? जब कोई कंडीशन रहेगी तब आएगा। कोई कंडीशन नहीं है तो कोई इक्वेशन भी नहीं है, कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। हो गया? अच्छा, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 जब बनाएंगे तो उसके लिए आपको ग्राफ कॉपी की जरूरत पड़ेगी। तो अगली क्लास में आप ग्राफ कॉपी लेके आएंगे। ठीक बात?